चलो सोचो, कॉस्ट मतलब क्या किसी का, बताओ बताओ, गाना वाला बोलना थोड़ी है। हाँ, नहीं कॉपी बंद, सब बंद, जो मन में है बताओ। कॉपी बंद, सबकी कॉपी बंद, बंद बंद बंद। इधर हर्षा, बताओ कॉस्ट मतलब क्या? अच्छा चलो ठीक है, डेफिनेशन चलो यहाँ पे, ओके वेरी गुड। इनकर्ड मतलब क्या होता है वो बताओ। खर्चा हुआ कब होता है? मतलब अगर मैंने वेजेस 5,000 रुपये पे कर दिया है, पेड, तो क्या वो मेरा कॉस्ट है? और पे करने के बाद भी 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो क्या वो मेरा कॉस्ट है? हाँ, उसी को तो इनकर्ड बोलते हैं ना। इनकर्ड मतलब क्या कि वो खर्चा आपके सर पे आ चुका है, मतलब अब आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है कि आपको पेमेंट करना है, वेदर पेड और पेबल, तभी तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हो, पूरी पेड को माइनस करते हो, ठीक है। हाँ, कॉपी बंद और मुस्कान, कॉस्टिंग मतलब हाँ, नहीं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करना मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से टाइप की कॉस्ट आपके बिजनेस में लगी है और उसका अमाउंट क्या है। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर अमाउंट। ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखो ना। कॉस्टिंग क्या है, देखो आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा मतलब है क्या है, प्रोसेस है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब तो ऑडिट भी पढ़ रहे, थोड़ा सा नहीं पढ़ेगा, ऑडिट में भी क्या अपन पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है ना। तो कॉस्टिंग क्या है, इज अ प्रोसेस of identifying various types of cost incurred and their amount, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मुस्कान में बिना पूछे बता दिया। अकाउंटिंग जहां शब्द आ गया, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। भाई जो आपको आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना, मतलब अच्छा किसमें रिकॉर्ड करते हैं बताओ? कॉस्ट, हाँ। और लास्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी, चलो आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, पास करना है इसलिए बताओ ना, तो बताओ, सोचा ना अकाउंटेंसी क्या, एक ही तो चीज बच गई अब लास्ट। नहीं, हाँ हर्ष, कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं पता, पता है किसी को? बताओ। क्या करना, ठीक है बोल सकते हैं, सही है। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हुआ, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस या आर्ट बोल सकते हो, ये भी एक आर्ट है ना, अकाउंटिंग भी तो एक आर्ट है ना, कला है, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। तो वो सब जो हमको चाहिए क्यों करना है, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई भी बंदा आके अकाउंटिंग नहीं कर सकता। अब क्या है, ऑडिट चलेगा साथ साथ, मेरे को एग्जांपल आएगा, कोई भी बंदा साथ में आके ऑडिट नहीं कर सकता, आपको उसके लिए क्वालिफिकेशंस फॉलो करनी पड़ेगी कुछ कुछ। तो सेम भाई, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन सब जगह होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, जिसके लिए सीएमए होता है, ठीक है। चलो डेली रिवीजन करते रहेंगे, नहीं तो गैप हो गया कितना बड़ा बीच में। कल मैं मटेरियल के सारे फॉर्मूले पूछूंगा, बता देगा वो। चलो ओवरहेड में आते हैं। ओवरहेड मतलब क्या था? अच्छा, नाम तो हम जानते हैं, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? वो कन्वर्जन कॉस्ट होता है। चलो हर्षा फ्लो चार्ट बताने की कोशिश कर रही है, जो फ्लो चार्ट हमने सीखा था डे 1 में कॉस्ट शीट में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, कॉस्ट के हिस्से। एलिमेंट्स मतलब क्या, टुकड़े।
जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, बोलते हैं हवा पानी और क्या 5 एलिमेंट से हम बने ना, तो कॉस्ट के एलिमेंट्स कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे मेन मटेरियल, फिर आपका लेबर, और तीसरा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? दुनिया, मतलब अगर वो तो ठीक है, दुनिया जहान की चीजें आ जाएंगी मटेरियल और लेबर को छोड़ के। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे फ्लो चार्ट बनाने लग जाऊं तो 100-200 ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे और खत्म ही नहीं होगा। खर्चे तो बहुत सारे लगते हैं ना, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, क्या क्या नहीं लगता। तो कॉस्ट वालों ने क्या बोला, दो सबसे मेन खर्चे बताओ। किसी भी सामान को बनाने के लिए दो मेन खर्चा क्या है? सबसे पहला सबसे मेन मटेरियल, और फिर हम तो मटेरियल को बनाएंगे नहीं, हम क्या है, हम मालिक है, हम लोग बिजनेस के मालिक है। तो हम मटेरियल से फिनिश गुड्स हम खुद नहीं बनाएंगे, लेबर से बनवाएंगे, उसको बदले में वेजेस देंगे। और इस मटेरियल और इस लेबर, इनको छोड़ के जितने भी खर्चे हो गए वो सब क्या हो जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। जैसे वो आईओएस होता है, बस वही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये अदर एक्सपेंस है। दुनिया जहां की चीजें इसमें आ जाएंगी। हाँ, इसके बाद सारी चीजें दो दो में बाइफर्केट थी। कौन कौन सा बताओ? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो में था, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। सेम इसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हम क्या करते थे, किस किस को आपस में कंबाइन करते थे? जितनी भी डायरेक्ट वाली चीजें हैं इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते थे? प्राइम कॉस्ट। और जो बच गया उसको मिला के क्या बोलते थे? तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, हर्षा ने जो डेफिनेशन बोला वो सही था, बस एक वर्ड वहां पे मिसिंग था। हर्षा ने क्या बोला? ओवरहेड ऑफ द एक्सपेंसेस, तो गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड कोई ऐसे अलग चिड़िया का नाम नहीं है। ओवरहेड मतलब क्या है? जितने भी आपके इन, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, आप नाम मेरे को कभी याद नहीं होगा, क्या नाम है? भावेश। भरत भावेश मालूम है, लेकिन आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? हम कैसे पहचानते कौन सी चीज डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या? थोड़ा आसान हिंदी में। जो मटेरियल है, जो मेन एलिमेंट है हम लोग का, वो डायरेक्ट मटेरियल है। और जैसे मतलब टी शर्ट बना रहे तो जो क्लोथ होगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है। और अगर टी शर्ट में फिर हम मान लो बटन लगा दिए, हाँ, और जैसे हमने सीजर्स यूज किया, अलग अलग मशीन यूज की कटिंग के लिए, वो सब डायरेक्ट हो गया। ठीक है, यही एग्जांपल सदा बना है हमेशा के लिए। अगर मेरे को एक शर्ट बनाना है, आप शर्ट को आंखों से देख के बताओ कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, तो क्या दिखेगा? 3 चीज दिखेगा आंखों से। क्या क्या उसमें दिखेगा? कपड़ा दिखेगा, कॉटन का जो भी कपड़ा रहता है, धागा और बटन, बस ये 3 चीज दिखेगी। तो क्या सिर्फ सही में ये 3 चीजें ही लगी होगी उसको बनाने में? भाई सिलाई की मशीन लगी होगी, हाथ से सिलोगे तो फिर सालों लग जाएंगे शर्ट बनाते बनाते। मशीन से होता है ना सब काम, तो और कैंची से उसको काटे होंगे, कैंची भी जो टाइप का मटेरियल है। ठीक है, लेबर ने ग्लव्स पहना होगा, सोच का दायरा बढ़ाओ, तो ग्लव्स भी जो टाइप का मटेरियल है, लेकिन क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर शर्ट को देख के नहीं बता पाओगे कि कितने का लगा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस था। और अभी हमने बोला क्या कि जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के क्या बोलोगे? ओवरहेड। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ओवरहेड कहा गया था 3 टाइप के। फिर ओवरहेड, चलो महक, ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं? फिर आगे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो फैक्ट्री में लगता है, ऑफिस लिख देता हूं, बाजू वाले से पूछो मत। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका कॉस्ट शीट का डिवीजन हो गया, ये तो था कॉस्ट शीट में। ठीक है, मेन तो ओवरहेड को हम अब चालू करेंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल बताओ ओवरहेड के, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस हो, कुछ भी हो सकता है।
सिर्फ 5 एग्जांपल बता दो। हाँ तो एग्जांपल क्या क्या एग्जैक्ट एग्जांपल बताओ, वो तो एक टाइप की हेडिंग है। आराम से आराम से। हाँ आप क्या बोल रहे हो? नहीं वो ओवरहेड को हटाओ, आराम से। चलो सबको मौका मिलेगा। हाँ तो चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सोच कर जाएगा पढ़ाओ। ठीक है सही है, सैंड पेपर मैं लिख देता हूँ। वो लड़का स्कैनर देख के आया एक तो। ठीक है, स्टोर्स इन स्पेयर कंज्यूम, थोड़ा जनरल जो बाकी सब लोग जानते हैं। चलो एडवर्टीजमेंट एक आया, नहीं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन बोला कोल पावर? सैलरी किसका? देखो अब लोग, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ये सब चिल्लर चपाटे में मत जाओ। 11th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो अकाउंट्स, थोड़े जो सब लोग जानते हैं वैसा नाम बताओ ना। रेंट, डेप्रिसिएशन, मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था ये सब नाम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो नॉर्मल है, ये सब हाई फाई मैं नहीं जानता। सिंपल सिंपल बताओ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, ठीक है भाई। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्या क्या दिखाते हो? इंश्योरेंस, ठीक है। चलो सैलरी लिख देता हूँ, सैलरी ऑफ इनडायरेक्ट। सैलरी लिख देता हूँ, वो इनडायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि लेबर को जो डायरेक्ट लेबर को जो मैं देता हूँ वो क्या कहलाता है? वेजेस, ठीक है। तो सैलरी बोलने का मतलब ही वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इसलिए तो मैं बचपन का एग्जांपल लेगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग में क्या दिखाते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 11th में यही तो सिखाया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट को हम कॉस्ट शीट में बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, बताया। इंटरेस्ट आपका कॉस्ट का डेफिनेशन सेटिस्फाई ही नहीं करता है। कॉस्ट मतलब क्या, इशिका बताई थी, इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। गुड्स को बनाने में, वो हम चैप्टर 7 में और डिटेल में जाएंगे। गुड्स को बनाने में डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं लगता, वो तो आपके पास पैसे की कमी थी, आपने लोन लिया, इसलिए आप मजदूरी में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। गुड्स को बनाने में ऐसा कोई इंटरेस्ट लगता नहीं। तो ये सब बस इतने खर्चे, चलो मान के चलता हूँ। जो अब देखना ना, आपके हाई क्वेश्चन में यही सब आएगा जनरली, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए ओवरहेड के। हमको इस चैप्टर में करना क्या है, ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल भी नहीं, AS 16 को हम भूल जाएंगे। हाँ वही बता, AS 16 को हम भूल जाएंगे। कॉस्ट AS अलग है, ऐसे अलग है जो वहां पढ़ते हो, CAS अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो CMA वाले पढ़ते हैं, आपको कोई रेलेवेंस नहीं है, सबका स्टैंडर्ड अलग है। क्या चीज? नहीं, एसेट्स का होगा ही नहीं। हमको क्या देखना है? खर्चे। एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस ही क्या है? देखो, अगर आप रेंट पे किए हो और मशीन के लिए पेमेंट किया, मशीन आपने परचेस किया था, तो उसके लिए भी आपने पे किया। जैसे मैं 11th के बच्चे को ही बताऊंगा कि देखो बेटा, आपने रेंट का पेमेंट किया है और मशीन परचेस किया तो उसका भी पेमेंट किया है। तो बच्चा क्या बोलेगा? दोनों ही तो एक्सपेंस है, आपने पेमेंट किया ना, तो दोनों ही तो एक्सपेंस है। लेकिन अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग बोलोगे नहीं मशीन एसेट है। तो एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस ही क्या होता है? सोचो, दिमाग लगाओ। बस एकदम, ये रिकरिंग होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है। कभी एक बार लगा दिया तो सालों साल तक आपको बेनिफिट देगा। तो वो कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर, हम लोग के डेफिनेशन में ही पाया जाता है। उसको आप समझ जाओ, कॉस्ट की डेफिनेशन को पूरा पी जाओ तो कुछ बचा ही नहीं फिर कॉस्ट के नाम। ठीक है, और बताओ ना, चैप्टर 7 ही है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। वहां पे आप सीखोगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाएंगे, जहाँ पे आप लोगों का डाउट सब क्लियर होगा। इंटरेस्ट नहीं आता है, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग नहीं होती है, यहाँ तक कि सेल की अकाउंटिंग भी नहीं होती है। और क्या बताओ, सेल तो आप लोग जानते हो क्या होता है। तो कॉस्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। कॉस्ट शीट में कॉस्ट दिखा, बिल्कुल। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाएंगे चैप्टर 7 में बना कॉस्ट के हिसाब से। चलो मेन वापस आते हैं, हमको इस चैप्टर में करना क्या? रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब नाम के आपको लिस्ट देगा, लिस्ट बना के दे देगा। हमको करना क्या? अमाउंट भी देगा, हमें क्या करना है? 2 डिपार्टमेंट में उसको बांटना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो एक ये बड़ी सी फैक्ट्री है, किसकी? टाटा मोटर्स की, मान लो, जो गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, उसकी ये फैक्ट्री है। और पूरी फैक्ट्री का पूरी A to Z,
रेंट तो आप पूरी फैक्ट्री का दोगे ना, तो पूरी फैक्ट्री का जो रेंट है महीने का 1 लाख, ये क्वेश्चन में आपको बता देगा कि रेंट इज ₹1,00,000 फॉर द होल मंथ। आपको क्या करना है, इसको दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। दो डिपार्टमेंट कौन से, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाओगे, पर्टिकुलर्स में मैं लिख दूंगा रेंट, फिर उसका अमाउंट लिख दूंगा 1,00,000। और अब इसको मेरे को बांटना है प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट। कैसे बांटना है वो तो चलो मैं ही बता दूंगा, आप लोग मुझे बताओ क्यों बांटना है। जब ओवरऑल फैक्ट्री का रेंट आपका महीने का 1 लाख जाना ही है, रेंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। आप सामान कम बनाओ या सामान ज्यादा बनाओ, उस पर्टिकुलर रेंट का, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का 1 लाख रुपए जो जाना ही है रेंट, तो आप उसको बांटना क्यों चाहते हो अपने डिपार्टमेंट में। कौन सा डायरेक्ट, कौन सा नहीं, हम तो नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलेंगे पलाश, हम तो रेंट को बांटना चाहते हैं ना, रेंट तो है ही इनडायरेक्ट। रेंट की बात हो रही है वो तो खुद ही इनडायरेक्ट है, आप डिपार्टमेंट में उसको क्यों बांटोगे। एक 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 हाँ, क्या नहीं होता है। तो अगर कॉस्टिंग, चलो गुनगुन ने बोला जैसे, चलो मान लो 60,000 यहाँ गया, जस्ट मान के चलो 2 मिनट के लिए 60,000 इधर गया प्रोडक्शन में, 40,000 सर्विस में। तो गुनगुन ने बोला 60,000 जो है वो कॉस्ट, प्रोडक्शन वाला कॉस्ट में ऐड होता है, और ये 40,000 वाला कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, तो फिर वो नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर आप अपनी कॉस्ट में नहीं दिखाओगे तो फिर आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। तो फिर ऐसी सैलरी का नुकसान नहीं होगा अगर वो इंक्लूड नहीं कर रहा है कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट में, मतलब वो कस्टमर से नहीं ले रहा है। चलो आप लोग का बोलना 2 मिनट के लिए सही में मान लेता हूँ, पलाश ने भी क्या बोला कि अगर मैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को या सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को अगर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दूं, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो मेरा तो कहना है कि बढ़नी चाहिए, ये तो फिर कस्टमर से वसूलेंगे कैसे हम वो कॉस्ट को। चलो भगत को बोले देख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उससे नीचे में जाके अपन नहीं बेचेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इसलिए अलग अलग निकाले, प्रोडक्शन जितना मतलब कम से कम इतना तो मैं कवर कर लूं करके अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस को भी कवर करने पर ही कवर कर सकते हैं, ऐसा प्राइस डिसाइड, मतलब सर्विस वाले को कवर करना है एट द एंड करना तो है भाई। तो आपका नुकसान, आपके जेब से रेंट कितना गया है टोटल 1 लाख, और अगर अपनी कॉस्ट में आप 60,000 अगर अपनी कॉस्ट में 60,000 की जोड़ोगे तो 40 का तो नुकसान हो गया ना। जोड़ना सभी है तो फिर बांट के होगा जब पूरा जोड़ना है तो मिनिमम 60 तो कवर कर ही दे, ऐसा मतलब पता ही नहीं रहेगा तो अपन चलो ठीक है बोल सकते हैं, सही बोला लोगों ने कुछ कुछ। हाँ वो गलत की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते वो गलत है, ठीक है। भगत का कहना सही है, एक तो मिनिमम हमको 60,000 तो लेना ही, पानी लेके आपको चलो भगत का कहना सही था कि एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आ जाए मिनिमम हमको उसका
मतलब उतना लेना ही है कस्टमाइज, ठीक है। और कोई अच्छा पॉइंट लाया करो थोड़ा सा, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकालने के लिए। डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सर्विस डिपार्टमेंट पूरा अलग है। मतलब याद कर, मतलब ऐसे मान लो ब्रांच तो पढ़े ही होगे, ब्रांच तो मान के चलो ना ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो दोनों का अकाउंटिंग कैसा होता है, अलग अलग होता है। मतलब अब कॉस्ट में ऐसा ही होगा, मैं बता रहा हूँ सामने से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग अलग होगा, सर्विस डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे मेन मोटिव ये है आपका, आपको जो खर्चा आपका लग चुका है, जो कि हर महीने लगना ही है, फिक्स कॉस्ट है, तो उसको आप अपने डिपार्टमेंट में बांट के क्या उखाड़ना चाहते हो, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकालना चाहते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ और पर्टिकुलर दूसरा आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। सबसे मेन मोटिव ये, समझ आया? एकदम सिंपल था, बस थोड़ा मांगने की जरूरत थी। उसको भी बांटेंगे, जितना जितना काम होगा उस हिसाब से बांटेंगे। बेसिस हमको सीखना है, वो तो मैं सिखाऊंगा। किस बे, ये तो 60 और 40 मैंने अपने मन से लिखा है, किस रेशियो में बांटोगे वो भी सीखना है। रेशियो में कैसा होगा, हाँ, जितना प्रोडक्शन का एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है और सर्विस देखते हैं, चलो। हर खर्चे का अलग बेसिस होता है, अगर 10 खर्चे हो तो 10 अलग अलग बेसिस होगा। देखते जाओ धीरे धीरे। सबसे पहला मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक पॉइंट बोला हूं आधे घंटे में कि क्या करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, ताकि आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट पता चले, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। और भगत वाला भी सही है कि मिनिमम हमको 60,000 तो लेना है कम से कम, ठीक। तो इसका चलो हम बेसिस सीखते हैं, जितने भी खर्चे हैं ना, रेंट, खर्चे तो बहुत सारे आएंगे, रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, इंश्योरेंस आएगा, तो उसको आप किस रेशियो में बांटोगे हमको वो सीखना है, ठीक है। ये 60 और 40 तो मैंने अपने मन से लिखा था, रेशियो हमको देखना पड़ेगा। निकालो, बुक में आपके दिया हुआ है, मैं भी डाउनलोड करता हूँ। चल भाई, अभी नहीं मत। दिखेगा, देखते हैं। बिल नहीं भरते हो क्या? तो ठीक है ना, आप ही लोग तो बैठे हो उसमें। कौन है नहा के नहीं आता?
चलो भाई, गलत टाइम पे हैंग होते हैं। छोड़ो हटा, एक मॉड्यूल पास है, हम लोग के पास है। आपके पास आदित्य है ना, आयुष सॉरी, हाँ हाँ। बंद भी हो जाए। देखो पेज 4.14 में है, 4.14 ये तो खुल जाए। देखो सबसे पहले दिया हुआ है रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, जो भी रेंट का खर्चा होगा, बिल्डिंग का खर्चा होगा, बिल्डिंग में आपने पेंटिंग करवाया, कहीं कुछ ऐसे टूट गया था, टेप चिपका दिया, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे। और देखो ना, बस देखो लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस, जो लाल सिलेंडर पड़ा है वहां पे फायर प्रिकॉशन सर्विस है। एयर कंडीशनिंग, एसी का जो खर्चा है, देख लो एसी का, क्योंकि एसी का मैं जब देखो मैं आपको पहली बार सामने से बता रहा हूँ, तो हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, तो एसी का खर्चा हम लोग क्या बोलते हैं मीटर के हिसाब से, भाई जितना बिजली बिल आएगा, नहीं यहाँ एसी एक लगा है ऊपर 2 ठोक लगा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, तो देख लो इसका बेसिस क्या है, फ्लोर फ्लोर एरिया, जितने भी खर्चे थे खर्चे अलग अलग है। सबसे पहला रेंट था, फिर लाइटिंग एंड हीटिंग था, क्योंकि अगर एंटार्क्टिका में जाओगे तो वहां एसी नहीं होगा, वहां सेंट्रलाइज हीटर लगा होता है, तो हीटिंग का भी तो खर्चा है। फ्लोर फ्लोर एरिया, लाल सिलेंडर भी जो है फायर प्रिकॉशन का, और एसी का खर्चा, ये सब क्या फ्लोर एरिया के हिसाब से आपको बांटना है, आपको बता देगा। अच्छा फ्लोर एरिया को हम नापते कैसे? फ्लोर का जो एरिया है स्क्वायर फीट, आपको स्क्वायर फीट देगा क्वेश्चन में कि होगा हमारा फैक्ट्री पूरा 5000 स्क्वायर फीट का, उसमें से आपको बता देगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना जगह मिलता है और सर्विस डिपार्टमेंट कितना जगह, टोटल जो हमारी पूरी फैक्ट्री है वो 5000 की होगी, 5000 स्क्वायर फीट की होगी, तो उसमें बताएगा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3000, चल भाई हाँ 3000 और ये 2000 स्क्वायर फीट। तो आप क्या करोगे, रेंट का जो भी खर्चा होगा, लाइटिंग का, फायर प्रिकॉशन सर्विस का, एसी का, क्या कर दोगे 3:2 में बांट दोगे, ठीक है? आगे आओ, बस ये आपको समझ के चलना है, लॉजिक लगाना है। आपको ये सोचना है कि वो खर्चा लगता क्यों, रेंट का खर्चा कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऐसा क्यों? मतलब वो पॉश लोकेशन है वो छोड़ दो, गांव का इलाका है वो छोड़ दो, एरिया के हिसाब से, छोटा एरिया तो कम रेंट लगेगा, ज्यादा बड़ा एरिया तो ज्यादा रेंट लगेगा। आपको उसका बेसिस वही तो होता है, किस बेसिस पे वो खर्चा लगता है। जैसे आगे देखो सेकंड क्या क्या बोले, परक्विजिट्स, मतलब जितना भी अलाउंस हम देते हैं, सैलरी आप लोग पढ़े हो, परक्विजिट्स है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है, टाइम कीपिंग, हर्ष डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग क्या था? लेबर चैप्टर में पढ़े लगता नहीं है पेज, बताओ। एक दिन में 8 घंटे होते हैं ना काम करने का, तो वो टाइम कीपिंग हो जाएगा, और इसमें से वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो टाइम यूजर के 4 घंटे। बिल्कुल,
पुरानी चीजों को कभी नहीं भूलना है। टाइम कीपिंग मतलब क्या था? टाइम कीपिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द इन टाइम एंड आउट टाइम ऑफ द वर्कर। मतलब वो सुबह 9 बजे आया और शाम को 5 बजे गया, बस इतना आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो क्या हुआ? टाइम कीपिंग। ठीक है, अब वो 9 से 5 तक अंदर एग्जैक्टली क्या काम किया उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम बुकिंग। आप टाइम को बुक कर रहे हो, हाँ भाई इतना घंटा तूने वो काम किया, 3 घंटा वो काम किया, आधा घंटा चाय ब्रेक है, तो ऐसा वो टाइम बुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा टाइम कीपिंग। ओके, परक्विजिट्स, लेबर वेलफेयर, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस और सुपरविजन का जो खर्चा है, सुपरविजन का क्या खर्चा होता है? सुपरवाइजर को तो सैलरी दोगे, सुपरवाइजर का होगे ना, उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो उसका खर्चा आप कैसे बांटोगे? नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना ज्यादा ये सब खर्चा लगेगा, और जितने कम वर्कर होंगे कम लगेगा। सुपरवाइजर को पकड़ के सोच लो ना, अगर मेरे यहाँ 10 लेबर है तो मान के चलो एक सुपरवाइजर में काम हो जाएगा। सुपरवाइजर क्या करता है? चेक करता है कि सारा काम लेबर सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर 10 लेबर है तो एक सुपरवाइजर में हो जाएगा, 50 है तो 5 लगेगा, तो उस हिसाब से सुपरवाइजर को सैलरी भी देना पड़ेगा ना सबको, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, आगे आओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा ना, डेफिनेशन आएगा ना। चलो थर्ड कैटेगरी में आओ। थर्ड वाला क्या बोलते हैं? उसके अंदर 4 कंपनसेशन टू वर्कर, जो भी पैसा आप देते हो, हॉलीडे पे, ईएसआई क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय लोग का इंश्योरेंस करवा, केएमपी का, की मैनेजरियल पर्सनल जो होता है उनका इंश्योरेंस करवाती है कंपनी। एंड पीएफ सब लोग जानते हैं, प्रोविडेंट फंड। और फिर से आ गया परक्विजिट्स, सेकेंड वाली कैटेगरी में भी था, थर्ड वाले में भी आ गया, जिसका बेसिस है डायरेक्ट वेजेस। तो मेरे को तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि सब तो एक जैसा है। सेकेंड वाले के अंदर जो 5 स्टॉक था, चलो परक्विजिट्स देखो दोनों जगह दिया हुआ, उसको हटाओ। सेकेंड वाला और थर्ड वाले का जो कैटेगरी है सब तो एक जैसा लगेगा मेरे को, कि वो मैं लेबर को दे रहा हूँ पैसा, तो कुछ कुछ का बेसिस है नंबर ऑफ वर्कर्स, सेकेंड वाले का नंबर ऑफ वर्कर्स है और थर्ड वाले का डायरेक्ट वेजेस है। तो मैं जज कैसे करूं? क्योंकि दोनों को पढ़ के तो यही लग रहा है कि दोनों सेम टाइप का है, क्योंकि पैसा तो लेबर के पास ही जा गया ना मेरा, तो कैसे सोचूंगा मैं? सेकेंड वाला आप सही बोले, थर्ड वाले के लिए क्या बोले? नीचे वाले के लिए अच्छा, तो जो ईएसआई है थर्ड वाले में, ईएसआई और पीएफ, तो वो बाकी लोग का नहीं कटेगा? कैसे? ऊपर तो है ही नहीं ईएसआई और पीएफ। चलो ऐसे सोचो, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स ले गए हो, जैसे सेकंड वाली जो कैटेगरी है उसमें आप नंबर ऑफ वर्कर्स ले गए हो, तो एक बात बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर ले रहा हूं तो उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या सभी आ जाएंगे? टॉप लेवल मतलब सीईओ हो गया, चेयरमैन हो गया, लोअर लेवल मतलब सुपरवाइजर, गार्ड हो गया, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हो गया, तो क्या सभी आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स में? हाँ। और डायरेक्ट वेजेस बोलूंगा तो क्या सभी लोग आएंगे? नहीं आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड वाले का जो सेकेंड पॉइंट है लेबर वेलफेयर, उसी से उस एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा। सेकेंड वाले का जो सेकेंड पॉइंट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, और जो थर्ड वाले का थर्ड वाला है ईएसआई और पीएफ। ठीक है, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड, उन दोनों को आपस में सोचो। तो जो पहला वाला लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, आप सिर्फ कुछ लेबर का वेलफेयर करते हो कि सभी का करते हो? तो इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग का करवाना है, फिर चाहे वो टॉप में हो, मिडिल में हो या लोअर में। और थर्ड का थर्ड मैंने क्या बोला? ईएसआई और पीएफ, क्या इंश्योरेंस सभी का करवाती है कंपनी? भाई अगर आपका मान लो आपका सैलरी 3000 पर मंथ है, नहीं कटेगा, उसमें भी कुछ कुछ लिमिट्स होती है, मेरे को मालूम नहीं है, कुछ कुछ लिमिट्स होता है, इसके ऊपर जाएगा तो ही पीएफ कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। भाई किसी गार्ड से या स्वीपर से बात करना जाके, जो साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसका पीएफ कटेगा क्या? कभी भी नहीं। मतलब जो
ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिनका सैलरी कम होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, छोड़े मेरा मन नहीं होता बोलने का, लेकिन बोलो छोटे लेबर जो होते हैं, जो छोटा काम नहीं बोल सकते, तो उनका करते हैं क्या, पीएफ और ईएसआई नहीं करता है, तो इसलिए डायरेक्ट वेजेस, इसका मतलब क्या होगा पता है, जिसका वेजेस हाई होगा वही यहाँ पे कंसिडर होगा थर्ड वाले में, और जिसका वेजेस लो होगा, कम होगा, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं। वही तो होना चाहिए, ईएसआई और पीएफ जब आप सबका काटते नहीं हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वेजेस ले रहा हूँ, क्योंकि वेजेस जो होगा वो वेजेस हाईएस्ट किसका होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही कंसिडर होगा, इसमें छोटा जिनका कम वेजेस होगा वो इसमें कंसिडर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ आ गया, मैं उसको लूंगा ही नहीं ना भाई, वेजेस देगा उसको, मैं हटा दूंगा इसको, ये वेजेस को आप रेशियो में लो ही मत। ठीक है, समझ आ गया। ऐसा खर्चा सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले, अच्छा देखो पांचवा देख लो, सेकंड का पांचवा क्या है, सुपरविजन। तो सुपरविजन कुछ लेवल का करना होता है कि सारे लोग का करना होता है, इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स है, सभी लोग का करना। ठीक है, जो हॉलीडे पे है भाई, सबको हॉलीडे पे नहीं मिलता, अगर फैक्ट्री का गार्ड अगर छुट्टी मारता है उसका तो सैलरी आप काट लेते हो, तो हॉलीडे पे कहाँ से होगा, हॉलीडे पे क्या होता है, आप छुट्टी पे जाओ हम आपको पैसा देंगे, तो वो बड़े लोग का ही होता है, टॉप लेवल का। ठीक है, तो वो डायरेक्ट वेजेस उसके हिसाब से, ये आपको याद रखना। चलो आगे चौथा है जनरल ओवरहेड, मतलब जनरल ओवरहेड मतलब हाँ बिल्कुल, अकाउंट्स में नहीं दिखाते क्या, सैंडरी एक्सपेंसेस की सुंदरी एक्सपेंसेस, क्या बोलते हो, सैंडरी बोलते हो ना, ठीक है। सैंडरी एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जिसको हम अलग से नहीं दिखा सकते, चाय पानी का खर्चा हो गया। जनरल ओवरहेड बुक में अंडरलाइन करो, डायरेक्ट वेजेस, वो 3 अलग अलग बेसिस दिया हुआ है, लेकिन आपका मॉड्यूल, स्कैनर और सजेस्टेड आंसर सब एक ही चीज फॉलो करता है, डायरेक्ट वेजेस। वो और बोल के 3 ठो बेसिस दे दिया, पहले बोला डायरेक्ट लेबर आवर्स और डायरेक्ट वेजेस और मशीन आवर्स, लेकिन वो करता एक ही में है, डायरेक्ट वेजेस में करता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तीनों का कोई लॉजिक नहीं है, छोटा मोटा खर्चा है ना, चाय पानी का खर्चा, तो बस डायरेक्ट वेजेस को उठाया है, उसके रेशियो में बात करना, कोई इसका लॉजिक नहीं। ठीक है, ये मैं बोलूंगा आपको रट के जाना है ऑब्वियसली, क्योंकि लॉजिक नहीं है। ठीक है, जनरल ओवरहेड या अदर किसी भी नाम से दे सकता है, अदर ओवरहेड बोल देगा या मिसलेनियस ओवरहेड बोल देगा। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटना है। चलो आगे, पांचवा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। तो ये सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, ये सब क्या होता है, एक टाइप का एसेट होता है। तो लिखा है कैपिटल वैल्यू है, कैपिटल के रेशियो में, हाँ कैपिटल लिखा, कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल थोड़ी लिखा है। बंदे बोलेंगे सर कैपिटल मतलब वो जो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, कैपिटल वैल्यू लिखा है, चाहे तो उसके आगे लिख लो ऑफ एसेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसमें लिखा होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। कोई अच्छी दवाई है डॉक्टर, पता होगा तो बताना। तो 12 दिन हो गया, सब कर लिया, सब कर लिया। नहीं वो गलत चीज है, सब कर लिया, बता रहा हूँ, घर का नुस्खा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब कर लिया। ये मैं नया सुना, स्मेल आएगी तो नहीं पीऊंगा, कड़वा नहीं होना चाहिए, चलता है ना 9 बजे तक। अच्छा अच्छा, पता चला सीधा नाइट में उठे हम सुबह को। चलो
मस्त प्लान है छुट्टी का। ठीक है, पांचवा हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन था। तो ठीक है ना, प्लांट मशीन की वैल्यू में बांट दो, प्रोडक्शन में जितना प्लांट होगा, सर्विस में जितना प्लांट होगा। इंश्योरेंस और स्टॉक बोले तो जितना भी स्टॉक का वैल्यू होगा उस हिसाब से बांट देना, जो स्टॉक जहां पे पड़ा होगा उसके हिसाब से बांट देना। ठीक है, छठवां है पावर या स्टीम कंजम्पशन या इंटरनल ट्रांसपोर्ट या मैनेजरियल सैलरी। बंदे ने कुछ नहीं बताया, टेक्निकल एस्टीमेट बोल के छोड़ दिया, मतलब आप टेक्निकली एस्टीमेट कर लेना खुद से। तो मैं एस्टीमेट करके बताया, लिखो वहां पे पावर के बाजू में लिखो मशीन आवर्स। अच्छा, मशीन आवर्स सेकेंडरी है। पावर का ना दो बेसिस है। मशीन आवर्स जो मैंने बोला वो सेकेंडरी, पहले आपको ढूंढना है एचपी ऑफ मशीन आवर्स। एचपी ऑफ मशीन, एचपी मतलब हॉर्स पावर, मशीन की जो पावर है उसको हॉर्स पावर। जैसे गाड़ी का सीसी में नापते हैं, 125 सीसी की बाइक है ऐसा बोलते हैं ना, लड़कों को पता होगा। ठीक है, तो मतलब वो इंजन का पावर है, तो मशीन को हम नापते हैं हॉर्स पावर। तो पावर को बांटने का पहला बेसिस हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, लिखो वहां पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन एचपी लिख सकते हो। अगर नहीं दिया तो मशीन आवर्स, वो आपका सेकंड ऑप्शन है। पहला आपको प्रायोरिटी देना है एचपी को, हॉर्स पावर को। अगर हॉर्स पावर कहीं से नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मशीन आवर्स। ठीक है, ये पावर का हुआ। दूसरा है इंटरनल ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब होता क्या है? इंटरनल कंट्रोल, जीटीए में एक मिशन होता है ऐसा वाला, और क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट रहते हैं उसके अंदर में पेट भी चलता है, अंदर ही अंदर है ना। मतलब कई फैक्ट्री इतनी बड़ी बड़ी होती है, 10-12 किलोमीटर में फैली होती है कि अंदर ही अंदर आपको मशीन से उठा के लेके जाना पड़ता है। वो ऐसा फोर्कलिफ्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, उठा के लेके। जीटीए में एक मिशन होता है वैसा वाला। सीमेंट वाली जितनी भी फैक्ट्री है ना, बिल्कुल। सब चलता है। तो लिखो वेट ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली इंटरनल ट्रांसपोर्ट है ना, क्या किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा? मटेरियल का। तो लिखो वेट ऑफ मटेरियल, भाई जितना वजन लेके जाएंगे उसके रेशियो में बांटेंगे, वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, फिर आता है मैनेजरियल सैलरी। ये क्वेश्चन में तो कहीं दिखेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। मैनेजरियल सैलरी में किस चीज का सैलरी बता तो सही। सुपरवाइजर का है तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया होता है। आगे आओ, 7th में आओ। वो ऐसा कोई खर्चा दिया ही नहीं होता है, वो यहाँ क्यों लिखा है पता नहीं। सैलरी वो सुपरवाइजर का ही देता है। सुपरवाइजर का तो हमने सेकेंड पॉइंट में देखा, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, 7th में आओ, लाइटिंग एक्सपेंसेस या लाइट। ठीक है, तो सोचो एक बार, बिना देखे, देख लिया हो तो भूल जाओ, बिना देखे सोचो। हाँ देख लिए, बताओ फिर क्या होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स? होता है क्या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स? चार लाइट लगी है लेकिन 3 जल गई है। 3 नहीं, लाइट थोड़ी बोला है वो, नंबर ऑफ लाइट नहीं बोला है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो ये भी है लाइट पॉइंट, वो भी है लाइट पॉइंट, मतलब जहाँ पे तार निकली हुई है। यहाँ पे भी है, पता है, यहाँ पे ये देखो, ये लाइट पॉइंट है। अच्छा, जहाँ पर स्विच दिया हुआ है वो आपके ऊपर है लाइट पॉइंट, ये है लाइट पॉइंट, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे स्विच दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लाइट पॉइंट। ठीक है, लाइट थोड़ी बोला गया वो बिजली, वो आप सोचोगे, पॉइंट बोले, पॉइंट। ठीक है, समझ आएगा। जैसे वो भी हो, देखो आपके सामने लाइट पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे, समझ आया, एकदम सिंपल ही था वैसे। अच्छा, पहला ऑप्शन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, मतलब आपको प्रायोरिटी देना है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स को। अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन है एरिया। ऐसा क्यों? लाइटिंग का खर्चा एरिया के हिसाब से। बिल्कुल, यहाँ 3 है ना। हाँ, यहाँ 3 लगेगा भाई, ऊपर बड़ा हॉल है वहां ज्यादा लगेगा अगर अच्छे से रोशनी चाहिए तो। ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा एरिया
तो ज्यादा लाइट लगानी पड़ेगी, कम है तो कम लगाना पड़ेगा। अच्छा ये अभी भी दिख गया है देखो 8th वाले में जो मैंने लिखवाया, तो फिजिक्स में क्यों बोला था मिल गया 8th वाले में। इलेक्ट्रिक पावर या जो मशीन के लिए लगता है मैंने बताया, सबसे पहला ऑप्शन है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, अगर नहीं देगा तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स, वो भी नहीं देगा तो वैल्यू ऑफ मशीन। ऐसा कैसे? वैल्यू के हिसाब से, मतलब 10 लाख की मशीन है, 20 लाख की मशीन है, ऐसा क्यों? सोचो। सबसे पहला ऑप्शन है हाउस पावर ऑफ मशीन, अगर वो नहीं दिया हुआ तो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स भी नहीं दिया है तो आप जा रहे हो तीसरे में वैल्यू ऑफ मशीन में। लेकिन क्यों? वैल्यू ऑफ मशीन कैसे फिट कैसे बैठेगा ये लॉजिक? 1 लाख की कोई मशीन है और एक ये छोटा सा इसी है, दोनों मशीन है, काम तो गाड़ी पावर तो कम ज्यादा लेगा ना। बिल्कुल एकदम, मैं भी ये एग्जांपल देता हूँ, एक पंखा इधर चल रहा है, एक एसी उधर चल रहा है, और दोनों को मैंने 1 घंटा ही चलाया, मतलब टाइम सेम है उसका, 1 घंटा इसको चलाया 1 घंटा उसको चलाया, तो पावर दोनों सेम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, इसका वैल्यू 1200 है, उसका बहुत ज्यादा है, वैल्यू पे भी डिपेंड करता है वो कितना पावर खींचेगा। क्या? हाँ ठीक है। और फिर देखो नीचे आओ तो ये मटेरियल हैंडलिंग का वही बता दिया, वेट ऑफ मटेरियल वही हो गया, इंटरनल ट्रांसपोर्ट का, मतलब ऊपर फालतू टेक्निकल एस्टिमेट लेके बच्चों को कंफ्यूज किया, नीचे उसका आंसर दे दिया। पावर का भी बता दिया, मटेरियल हैंडलिंग का भी बता दिया, वेट ऑफ मटेरियल जो ऊपर लिखे थे हमने। ठीक है आगे आते हैं, हो गया ये तो खत्म। समझ आया? याद हुआ सबको बेसिस? आओ इलस्ट्रेशन 1 में। निकाले 1 वाला, पेज 4.18 में है। चलो हो गया वर्तमान से हो गया। इलस्ट्रेशन 1 4.18 में है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ध्यान से सुनिए। लिखा है एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लो मैं तो 2 बोलेगा था, इसने 7 दे दिया है। हाँ मेन तो 2 ही है, मेन आपका मैंने 2 क्या बताया था मैंने, प्रोडक्शन और सर्विस, तो इसने क्या बोला 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। तो देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा, और हमेशा ऐसे ही बनेगा। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, एक सेकेंड, ये तो वो क्वेश्चन नहीं है, देखो टाइम पे देख लिया। हाँ फोर्थ निकालो, 1 वाला वो नहीं है जो हम अभी कर पाएंगे। पेज 4.23 में इलस्ट्रेशन 4, ठीक है निकाले, पढ़ना चालू करूंगा। देखो भाई पहले डिपार्टमेंट तो पढ़ लो तब तो फॉर्मेट बना पाओ कितने कितने हैं। लिखा है सैन्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B and C and 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y, टोटल कितने हो गए? 5। तो देखो फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? खर्चे का नाम लिखूंगा, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, आगे दिया हुआ है टेबल में, तो वो खर्चे का नाम मैं पर्टिकुलर्स में लिखूंगा। उसके बाद जो कॉलम बनेगा अमाउंट का, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और उसका बेसिस, आपको बेसिस बताना पड़ेगा। जैसे रेंट का बेसिस क्या था, तो यहाँ पे एरिया लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का बेसिस क्या था? कैपिटल वैल्यू या वैल्यू ऑफ एसेट, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, वैल्यू ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर्स, अमाउंट और बेसिस, ये कॉलम तो हर क्वेश्चन में बनेगा, हमेशा बनेगा। और उसके बाद जितना डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, उसे 5 होगा 5 बनाओगे, 7 होगा 7 बनाओगे, वैसा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखो प्रेजेंटेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विस, उसको फिर 3 और 2 में बांटूंगा। जैसे पर्टिकुलर्स का हुआ, अमाउंट, बेसिस, प्रोडक्शन और सर्विस। ठीक है, उसको फिर अब अलग अलग में, प्रोडक्शन में 3 है बोला क्वेश्चन, A, B और C, ये A, B, C। सर्विस में 2 है, X और Y। ऐसे बनाओ फॉर्मेट, फिर चालू करते हैं। जहां अमाउंट है, आदत डालो रुपीस का साइन लगाने का। मौका क्यों देना मार्क्स कटवाने का? क्योंकि कई बार रुपीस थाउजेंड्स में, लैक्स में दिया होता है, तो उसकी लिखने की जहां अमाउंट लिखे रुपीस का साइन लगाओ, तो थाउजेंड्स और लैक्स वाली गड़बड़ी कभी नहीं होगी। चलो बन गया सबका, चालू करें। यहां से गुनगुन को पहुंच गई खांसी। चलो देखें, सबसे पहला खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल, जो आपको बांटना नहीं है, बांट के दिया हुआ है 5 में। डायरेक्ट वेजेस है तो वो भी बांटना नहीं है, 5 में बांट के दिया है। सवाल है मैं इसको लिखूं कि नहीं लिखूं? है जो पहले के 2 खर्चे आपको बांट के दे दिया है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, बांट के दे दिया है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? कॉस्ट का तो पार्ट है ही, लेकिन क्या हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं? बोलोगे हाँ, नहीं, हम ओवरहेड पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या डायरेक्ट मटेरियल को मैं ओवरहेड बोलूंगा? क्यों? क्यों नहीं आया? हाँ, अभी हम लोग सीखे ओवरहेड मतलब क्या होता है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे आगे दिए हुए हैं, रेंट, पावर, मटेरियल, तो आपको नाम से बता दिया कि मैं डायरेक्ट हूँ, मतलब मैं इनडायरेक्ट नहीं हूँ, तो मतलब मैं ओवरहेड नहीं हूँ। भाई ओवरहेड मतलब क्या? पूरा रट के बैठ जाओ। ओवरहेड मतलब क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चालू कर दिए हो तो जल्दबाजी मत करना, शायद काटना पड़े, पहले सुन लो पूरा, क्योंकि कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। देखो अभी मैंने क्या बोला, वो सामने से चीख चीख के आपको चिल्ला रहा है, बता रहे कि मैं डायरेक्ट हूँ, मतलब इनडायरेक्ट नहीं हूँ, मतलब वो ओवरहेड नहीं है, तो मत लिखो ना उसको।
लेकिन मेरी जिद है, मैं पर्टिकुलर्स में तो लिखूंगा पहले। देखो सामने अब पहला स्टेप, पहला मैंने कंक्लूजन क्या बनाया कि भाई वो डायरेक्ट है, मतलब ओवरहेड नहीं है, तो वो ओवरहेड के टेबल में आना ही नहीं चाहिए। हम तो अभी ओवरहेड को बांटना चाहते हैं ना, कितना कितना ओवरहेड है। तो डायरेक्ट है मतलब ओवरहेड नहीं है। क्यों लिखना चाहते हो फिर उसको? एक कहानी बताता हूँ, सुनो ध्यान से, छोड़ दो पहले कहानी सुनो। बिल्कुल 2 समय की भी बात है, क्योंकि ऐसा बार बार होता है, पता है? दो 3 4 बहुत। हाँ ठीक है। सुनो, एक छोटा सा बच्चा था गांव में, मतलब पहाड़ों वाला इलाका था, छोटा बच्चा उसमें रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरी थी, ठीक है। डेली भेड़ बकरी को चराने जाता था, बोर हो जाता था, बोला क्या करूं, कोई मस्ती करते हैं, गाँव वालों के साथ मस्ती करते हैं, तो चिल्लाने लगता था शेर आया शेर आया। खत्म होने दो पहले, एंडिंग मस्त है यहाँ पे। तो एक दिन चिल्लाया, लोग आ गए, सही में आया होगा शेर, मतलब बचाने आ गए लाठी वाठी लेके। दूसरे दिन फिर किया, आ गए, मतलब भरोसा किया दूसरे दिन भी, ठीक है। 3 4 चलो 6 दिन तक आ गए, मान के चलो ऐसा 6 दिन तक उन लोग बार बार गाँव वाले आए और उल्लू बन गए, ठीक है। 7वें दिन क्या हुआ, सही में शेर आ गया। तो क्या हुआ उससे, क्यों नहीं आए? जब सही में, जब सुनो, लेकिन 7वें दिन तो सच बोल रहा था ना। हाँ, कौन बोला ट्रस्ट इशू आ गया? हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो सुनो, इससे हमको सीख क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ इससे, कि झूठे का सच भी आखिर में झूठ मान लिया जाता है। यही हुआ ना, 6 दिन तक वो झूठ बोला, तो गांव वालों ने क्या सोचा कि ये तो झूठा है, तो 7वें दिन लेकिन वो सच बोल रहा था, फिर भी वो क्या मान लिए, झूठ मान लिए। झूठे, ये मोरल आपको याद रखना है कि झूठे का सच भी, एक बार झूठा डिक्लेयर हो गए ना, तो कल के दिन अगर सच भी बोलोगे तो लोग क्या मानेंगे, झूठ बोलोगे। बस वही लॉजिक है कि डायरेक्ट मटेरियल को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखोगे और सर्विस डिपार्टमेंट में लिखोगे। नहीं समझ आया? करो करो, लिंक करो आप लोग। मैं खास है जब तक आप लोग लिंक करो। भाई डायरेक्ट मतलब तो होता है जो ओवरहेड नहीं है, फिर उसको क्यों लिखेगा? मॉडल मैंने बता दिया, लिंक करो आपस में। क्या आप लोग के लिए मीम नहीं चला, इंटीग्रेशन का वाला परमेश लोग की बैच में था, ठीक है। बताओ तो इंटीग्रेशन करो आपस में। क्या, जल्दी सोचो। ये कुछ ऐसा होगा कि दिखाने का होगा, है ना, इसको ऐड ऑन नहीं करेंगे, मतलब शो करेंगे, हर्षा पूछ रही क्या बताना है भाई? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मतलब क्या वो ओवरहेड है क्या? नहीं है, तो फिर हम क्यों दिखा रहे हैं? सर्विस प्रोडक्शन में नहीं दिखा रहे, सर्विस में दिखा रहे। सर्विस का तो रहेगा ना सर, सर्विस का जो एक्सपेंस है ना, वो तो इनडायरेक्ट नहीं आते क्या, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड बनाना डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब लड़का सही गया, अब लड़के लोग सही दिशा में गए। देखो, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ही क्या होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है। अभी हम लोग डिस्कस किए शर्ट का, आपका कपड़ा, बटन और धागा, बस। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में लगता है। तो ठीक है, प्रोडक्शन में लगे, वो प्रोडक्शन के लिए क्या है, डायरेक्ट है, मतलब ओवरहेड नहीं है। लेकिन साला डायरेक्ट मटेरियल सर्विस में कैसे लगे? कुछ गड़बड़ है दया, है ना। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्शन में लगता है, तो प्रोडक्शन में लगे, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने प्रोडक्शन में टाइप कर दिया। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम तो ओवरहेड का टेबल बनाना चाहते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ से इसको मिस आउट कर दिया, नहीं दिखाया। लेकिन जो खर्चा डायरेक्ट था उसको मैं ओवरहेड मान रहा हूँ इन दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि वो सर्विस है, वो लोग झूठे हैं,
कुछ तो गड़बड़ है, झूठे का सच भी झूठ मान लिया जाता है, तो मगर आओ सिविल का कौन है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन में लगता है। तो ये सर्विस में क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ झूठ होगा ना वहां पे। ये कैसे हुआ? यही तो हुआ नहीं। यही तो हुआ हाँ तो बाजू वाले से बातचीत नहीं करो, इधर सुनो। डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन के लिए क्या वो ओवरहेड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। पहले तो ये भी मन में रखो ना कि आप ओवरहेड बना रहे हो, ओवरहेड का टेबल बना रहे हो। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन में लगता है, तो ठीक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड नहीं है। ठीक है, ये समझ आया। सर्विस में क्या होता है? सर्विस में प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। फिर वहां पे डायरेक्ट मटेरियल क्यों लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जो प्रोडक्शन में लगता है, और जब यहाँ पे प्रोडक्शन होता ही नहीं है तो फिर वहां पे वो खर्चा कैसे लगा? मतलब वो इनडायरेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, देखो वापस से बोलता हूं, डायरेक्ट खर्चा मतलब वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हम लगाते हैं। तो ठीक है, आप प्रोडक्शन में लगाओ, तो इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो ओवरहेड नहीं है। लेकिन वो डायरेक्ट वाली चीज सर्विस में क्यों लग रही है? ये गड़बड़ की बात है। अगर डायरेक्ट, थोड़ा धीरे, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट में लग रहा है, इसका मतलब वो 100% इनडायरेक्ट है, वो झूठ है। बिल्कुल। चलो ना एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं अपने कपड़े वाला। डायरेक्ट मटेरियल क्लॉथ, क्या क्लॉथ शर्ट को बनाने के लिए क्या क्लॉथ एक डायरेक्ट मटेरियल है? हाँ बिल्कुल है। तो ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके लिए डैश कर दूंगा क्योंकि वो ओवरहेड नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लॉथ है वो सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगा होगा? अब समझो, इसमें कुछ एग्जांपल आप लोग सोचो। भाई अगर उस क्लॉथ से, जो क्लॉथ मार्केट से लेके आए, उससे आप शर्ट बनाओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाओगे ना, तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ओवरहेड का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। लेकिन वो सर्विस डिपार्टमेंट में लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल जो क्लॉथ आप लेके आएंगे वो सर्विस डिपार्टमेंट में लगेगा। तो उस एग्जांपल सोचो, क्यों? ठीक है, बोल सकते हैं। मैंने वो क्लॉथ से ऑफिस एम्प्लॉय को शर्ट बना के दे दिया, अब मैंने वहां पोछा बना दिया, क्लॉथ था ना, क्लॉथ कपड़ा ही तो था, बहुत पैसा है मेरे पास, कपड़े से मैंने अपना पोछा बना दिया, या ऐसे खिड़की में पर्दा टांग दिया, कपड़ा था उसको सील के मैंने पर्दे टांग दिए उसके। तो वो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। आपको उसका एंड यूज देखना है। ये अब लास्ट कंक्लूजन, लास्ट हो गया खत्म करिए लॉजिक की वाला। आपको उसका एंड यूज देखना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप क्लॉथ बनाओगे तो क्या जिंदगी भर वो डायरेक्ट होगा? नहीं। शर्ट को बनाने के लिए वो डायरेक्ट है, लेकिन क्या ये कपड़ा आपने शर्ट को बनाने के लिए यूज किया? नहीं। आपने उसका पोछा बना दिया, ठीक है, या पर्दे लगा दिए, ये दो एग्जांपल लो बस। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा फॉर सर्विस डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा मतलब वो शर्ट बनाया होगा। तो इसलिए ओवरहेड का पार्ट नहीं है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन वही कपड़ा जो मैं खरीद के लाया था उसको मैंने यूज कहां पे किया? पर्दा बनाने में और पोछा बनाने में। तो फिर इसलिए वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा। समझ आ गया? या पैकिंग के लिए यूज कर लिया होगा, कुछ सामान लेकर जा रहा है, पैकिंग कम पड़ गया होगा, प्लास्टिक जो से भी होता है टेप पे, तो मैंने कपड़े से उसकी पैकिंग कर दी, तो उसके लिए वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? सेम गोज फॉर डायरेक्ट वेजेस। कहानी याद रखना। क्या 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 चीज? नहीं, क्यों होगा? डायरेक्ट है ना, सेम लॉजिक। अभी मैंने क्या बोला? सेम लॉजिक। हाँ, होश में आओ खरगोश। अच्छा, अमाउंट में कितना लिखूंगा? 3 लाख, क्योंकि 3 लाख कहां से आया? 2 और 1 टोटल, वहां पे आपको टोटल अमाउंट लिखना है ना। तो एबीसी में तो है नहीं, है लेकिन वो डायरेक्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो मैं ओवरहेड के टेबल में नहीं दिखाऊंगा, सर्विस का दिखाऊंगा। ठीक है, वो याद रखना है। झूठे का सच भी झूठ है,
तो भले वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट है तो प्रोडक्शन में लगे ना, सर्विस में क्यों लग रहा है? सर्विस में लगेगा मतलब इसका मतलब वो इनडायरेक्ट है, ओवरहेड का पार्ट है, तो आप दिखाओ, ठीक है। सेम गोस फॉर डायरेक्ट वेजेस, टोटल 3 लाख दिखाऊंगा, जिसमें एबीसी को इग्नोर किया जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां तो लगेगा ही, तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगेगा? पक्का ये इनडायरेक्ट होगा, तो दिखाना पड़ेगा 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बेसिस में क्या लिखोगे? दिया हुआ है, ये लिखोगे दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ी बांटा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। समझ आया? इसके आगे तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। आगे के जो खर्चे हो तो मैंने बता दिया। अगला क्या है? फैक्ट्री रेंट। अब जो खर्चे हो पांचों में बांटेंगे, आप देख लो ना, ये सब ओवरहेड है, रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड, ये सब, और पीछे भी दिया हुआ है, तो ये सब तो पांचों में बटेगा, ए बी सी और एक्स वाई। ठीक है, उठ जाओ भगत, सही बोला मैंने। फैक्ट्री रेंट 4 लाख, ठीक है, पांचों में बांटना है, लेकिन इसका बेसिस क्या होगा? पेज पलट के सोचो। एरिया आपको दिया हुआ है, देखो अगले टेबल में, अगले पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले ही दिया हुआ है एरिया स्क्वायर फीट, तो आप क्या करोगे? 2:1:2:1:2 के रेशियो में बांट दोगे, उसको कैंसल आउट भी कर सकते हो, 2:1:2:1:2। अच्छा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बेसिस में क्या लिखूंगा? एरिया, ठीक है, एरिया को बुलाना एरिया। तो 4 लाख है, 3 और 3 6 और 1 7, नहीं 1 सेकेंड, 3 3 6 हुआ, तो 8 हुआ टोटल, डिवाइड 8 से होगा, इंटू 2। वो आप लोग को कैलकुलेटर चलाना है, वो अच्छे से चलाना। तो इधर 1 लाख आएगा, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 1 लाख। ठीक है, क्लास 12 का पार्टनरशिप थोड़ा याद करो, रेशियो में कैसे बांटते हैं। ठीक है ना, कि बताओ ये भी पक्का? ठीक है ना, रेशियो में करना था बस। आयुष हो जाएगा ना, तो बस 2:1 कैंसिल करेंगे, 500 250 है, कैंसिल करके 2:1 बचेगा, रेशियो में बांटना है, सिंपल। ठीक है, अगला खर्चा, वापस पीछे आओ। पावर 2.5 लाख, पहले हाँ लाइन से 2.5 लाख लिखेंगे। टेक्निकल एस्टीमेट क्या है? एस्टीमेट बताओ। एस्टीमेट थोड़ी लिखूंगा, अंदाजा थोड़ी लिखूंगा, हाँ मतलब इसमें से देखना है आपको। गलत, हाँ। और अच्छा, मशीनरी किसने बोला? महक। चलो मान लो महक ने बोला मशीनर्स, और पलाश ने बोला हॉर्स पावर, तो एक हम नए इंसान का जन्म करते हैं, पहक। पलाश और महक मिला के क्या हो जाएगा? पहक, क्योंकि दोनों सही है। तो ऐसा कैसे? दोनों सही है, सुनो इधर ध्यान से, मशीनर्स भी सही है, हॉर्स, आप लोग अभी टेबल देख के आए हो, दोनों सही है, लेकिन हम लेंगे क्या? सिर्फ हॉर्स पावर लोगे, मतलब मशीन सिर्फ हॉर्स पावर लोगे, मशीनर्स को पूरा इग्नोर कर दोगे? दोनों? हाँ, मैंने हिंट तो दिया ना भाई, मैंने सिर्फ पलाश या महक नहीं बोला, मैंने पहक बोला। तो मिलाएंगे कैसे? प्लस करके, मल्टीप्लाई करके। भाई अगर मैं आपको बोलूं, देखो मल्टीप्लाई कर, देखो मैं क्या बोलूंगा, अगर आप 5 AC चला रहे हो 2 घंटे तक, और आप 50 पंखे चला रहे हो 1.5 घंटे तक, नहीं इसमें फिजिक्स का, ठीक है। तो अगर मेरे को टोटल निकाले तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को टोटल निकालना है, 5 AC मैंने चलाया फॉर 2 hours ईच,
और 50 टाइम चलाया तो 1.5 ईच, तो मैं टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ही करूंगा ना, तो मल्टीप्लाई ही करूंगा। ठीक है, जो मशीन है आपको दोनों दे दिया है। देखो कोई एक तब सेलेक्ट करोगे जब एक दिया होगा। देखो सुनो इधर ध्यान से, अगर सिर्फ हाउस पावर है तो ठीक है, उसी को ले लेना। अगर सिर्फ मशीनरीज दिया होगा तो उसको लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों दे दिया है ना, और दोनों मैटर करता है। एसी और पंखा नंबर मतलब नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स भी मैटर करता है, और कितने घंटे तक चला रहे हो वो भी मैटर करता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं रफ में 50 80 फिर से 80 15 और 25 ये बनेगा। इसको 5 से और कैंसिल कर सकते हो। ये बातचीत नहीं करो, अपना काम करो। ये कितना आएगा, 16 आएगा ना। हाँ 10 16 16 3 5। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 0 हटा दिया, 3 3 0 पहले ही हटा दो ना। 50 इंटू 1 40 इंटू 2 20 इंटू 4 15 इंटू 1 और 25 इंटू 1। तो ये वाला आया, मतलब मैंने एक एक 0 को पहले 3 3 0 को पहले ही हटा दिया, मल्टीप्लाई किया। आप लोग खुद से करो तो समझ आएगा। कहाँ किया, ठीक है। फिर मैंने उसको 5 से कैंसिल कर दिया, बस बांटने की बारी। टोटल है 50। अच्छा ये टेक्निक बताया हूं तो भूल गए होगे। चलो सुनो, टोटल रेशियो में बांटने के लिए क्या करोगे, एक एक को करोगे क्या, इंटू 10/50 फिर इंटू 16/50, क्या करोगे। चलो गुनगुन को याद है, बाकी सबको याद है क्या। चलो सुनो मैं बताता हूँ। चलो देखो, पावर का खर्चा कितना है, 2.5 लाख। तो लोग क्या करेंगे, सामने देखना ध्यान से, इधर देख लो पहले। आप क्या करोगे, 2.5 लाख लिखे कैलकुलेटर में। ठीक है, पहले वाले का निकालना है, इंटू 10 डिवाइड बाय 50, ये 50,000 आया। तो 50,000 बनता है यहाँ पे लिखेगा, और फिर एसी दबा देगा। एसी दबाने से क्या होगा, वो एसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0 हो जाएगा। फिर उसको फिर से दबाना पड़ेगा, 2.5 लाख इंटू दूसरा वाला 16/50 80,000 यहाँ। और चलो वो शॉर्टकट लगाएगा, ये भी तो सेम है ना, ठीक है 80,000। फिर गलती, फिर वो एसी दबा देगा, यही तो गलती है, क्योंकि आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। 2.5 लाख इंटू 3/50 15,000। डिवाइड बाय 50 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10। हाँ, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये भी लाओगे सीधा 2.5 मेमोरी में डाल देते हैं, प्लस एमआरसी मेमोरी में रहेगा। ये सब बचेगा। सुनो सबसे आसान मैं बता रहा हूँ, इससे भी आसान है। चलो सब लोग कैलकुलेट साथ साथ में चलो। क्या प्रोजेक्टर में मेरे हाथ नहीं दिखेंगे ना, इधर मेरी बात सुनो और कैलकुलेटर में हाथ चलाओ। सबसे पहले मेरे को बताओ, ये जो पूरा फ्रैक्शन है 10/50 16/50, इन सब में कॉमन क्या है, 50 मत बोलो, डिवाइड बाय 50 बोलो। तो करो, चलो 2.5 लाख को, 2.5 लाख जो अमाउंट है डिवाइड बाय 50 करो और इक्वल टू दबा दो। कितना आया, 5,000 आया। पहले वाले का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10 से, इंटू 10 इक्वल टू कितना आया, बोलोगे सर ये क्या शॉर्टकट है, अभी आएगा शॉर्टकट। अगला कौन सा निकालना है मेरे को, कुछ मत दबाना, इंटू भी मत दबाना, एसी दबा दिए गलत किए, कुछ नहीं करना है, 16 इक्वल टू, बस आ गया 80। चलो बाजू वाले का भी 16 है, और अगला क्या है, 3 है, कुछ नहीं करना है, 3 इक्वल टू आ गया 15,000। अगला कुछ नहीं करना है, 5 इक्वल टू 25,000, सीधा आ गया। एफए में भी बहुत काम आएगा ये, जो कॉमन चीज है, फिर चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में कॉमन होती तो भी ऐसी करती, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता और फिर मैं डिवाइड इक्वल टू दबाते जाता। ये समझ, ये तभी काम करेगी जब कॉमन वाले को आप पहले करोगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 50 कॉमन था,
तो उसको मैंने पहले कर दिया, और फिर पहले वाले के लिए तो ऑब्वियसली इंटू 10 दबाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटू भी नहीं दबाना है, अगले वाले के लिए इंटू भी नहीं दबाना है। 16 इक्वल टू 3 इक्वल टू और 5 इक्वल टू, आपका आंसर आ गया। ठीक है, टाइम बचाना है। क्या चीज? बेसिस HP इंटू मशीन एक्स। बेसिस में क्या लिखोगे? HP इंटू मशीन एक्स लिख के दिखाओगे। कोई ईयरफोन लगा के मत सुन, देखना वीडियो, कान फट जाएंगे। हाँ, कितना आया था? चलो 50, 80, 15, 25। चलो अगला, पावर के बाद क्या? डेप्रिसिएशन। गुनगुन आप भी बाहर निकलो और बताओ डेप्रिसिएशन को कैसे बांटेंगे? बेसिस बताओ, लिखो। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दिया हुआ है आपको टेबल में, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा? 2:4:1:1। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो देखो ये वो 6 तो 8 12, तो देखो 12 हो गया, रेशियो का टोटल 12 होगा, तो मैं क्या किया? 1 लाख को डिवाइडेड बाय 12 पहले कर दिया क्योंकि वो कॉमन है, और उसके बाद इंटू 2 तो आया 16,666। एक सेकेंड, प्लस गलत किया क्या? हाँ 10 होगा, हाँ मैं 12 कर दिया। आदमी को कैंसर हो जाए पर खांसी ना। 1 लाख, अच्छा 10 है तो फिर और सिंपल, जो रेशियो है 2 है तो 20,000, 4 है तो 40,000, फिर 20 और 10। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर भी नहीं लगा। अगला, अदर ओवरहेड। कैसे बांटोगे अदर ओवरहेड? हाँ बिल्कुल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जनरल ओवरहेड, अदर ओवरहेड खत्म हो गया। अदर ओवरहेड है हमारे पास 9 लाख, जिसका बेसिस क्या होगा? डायरेक्ट वेजेस। एक पगला आदमी, इसलिए तो मशीन आ गई बात। मशीन आई थी भाई, स्कैनर में और आंसर में अलग कर, मशीन आंसर कर, सॉरी डायरेक्ट वेजेस का। और कोई नहीं है सर वही है जो भी सबसे पास वाला चीज लग रहा है उसको उसमें बांट दो। पास वाला दो रिलेटेबल लग रहा है। हाँ, मशीन हाथ नहीं आ रही सबसे रिलेटेबल, एरिया में तो बांटेंगे नहीं ओवरहेड को। यानी लेकिन डायरेक्ट वेजेस भी एक ऑप्शन है टेबल के हिसाब से। दिया भी होना चाहिए ना, वो तो अपन खुद में दिया है ना। हाइबरनेटिंग भालू है क्या? अरे वो